नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और आज के हेलो डॉक्टर के इस विशेष भाग में आए हुए हैं इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम डॉक्टर पंकज डोबरे से हार्ट डिजीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। आजकल जो है महिलाओं में, पुरुषों में और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम डॉक्टर पंकज से बात करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनको क्या ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज का। डॉक्टर पंकज, आपको बहुत बहुत स्वागत है महान्यूज़ 7 में। तो सबसे पहले ये कि हार्ट डिजीज़ जो है वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने जैसे कि बताया कि युवाओं में ज़्यादातर जो है हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज डोबरे, डायरेक्टर इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल। युवाओं में एक्चुअली कैसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब पिछले ज़माने में या कुछ दिनों पहले हम जानते थे कि हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमनली 50-60 के बाद आती थी, लेकिन अब देखा जाए तो इस जनरेशन में या फिर इस ड्यूरेशन में हार्ट डिजीज़ युवाओं में बहुत कॉमन हो गई है। हार्ट डिजीज़ मेरा मतलब है हार्ट अटैक। हम काफ़ी लोग देखते हैं इवन 30s में 40s में जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स लेके आते हैं। सिम्टम में मोस्ट कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन। अब जो कारण मैं कहना चाहूँगा वो है आपका लाइफस्टाइल। आपका डाइटरी हैबिट्स इतने चेंज हो चुके हैं कि उसका सीधा असर आपके हार्ट पे पड़ता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ हार्ट वेसल्स। हार्ट जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है हमारे हर ऑर्गन को, वैसे ही हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसकी कोरोनरी वेसल्स। अगर इन वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज आ जाए, जैसे हम कहते हैं रक्त धमनियाँ, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ जाए, ब्लॉकेजेस का कारण क्या है? खून गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा और वो जो वेन फ्लो होती है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक नल है, नल में से पानी आ रहा है, उसकी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर ब्लॉकेज है तो पानी आना बंद हो जाएगा। वैसे ही हार्ट की कुछ जो वेसल्स हैं जो हार्ट को नरिशमेंट देती है, हार्ट को या फिर हमारे कोई भी ऑर्गन को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हार्ट को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई धीमा हो जाए या बंद हो जाए तो उसका जो टिश्यूज़ होते हैं या फिर जिसको हम कहते सेल्स होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में फिर होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब हार्ट का उतना टिश्यू डैमेज हो जाता है या फिर उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। ऐसे चीज़ में फिर सीवियर हार्ट अटैक के लक्षण बढ़ जाते हैं। जी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे पता चलता है कि आपका हार्ट फेल हो रहा है? हार्ट फेल के भी सिम्टम मैं बताऊंगा, पहले मैं हार्ट अटैक के बताऊंगा। हार्ट अटैक में मेन है आपका सिम्टम चेस्ट पेन। अब होता क्या है, युवाओं में चेस्ट पेन होता है तो बहुत लोग उसको मिसडायग्नोस करते हैं कि मुझे एसिडिटी होगी, मुझे आगे कराने की ज़रूरत नहीं है। हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं। इनफैक्ट कल ही हमारे एक पेशेंट्स, यंग लेडी अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज, एडमिट हुई। उसको 3-4 दिन से सिम्टम्स थे चेस्ट पेन, लेकिन उनका धारणा क्या थी कि मैं तो यंग एज हूँ, मुझे हार्ट प्रॉब्लम कैसे होगा। मैंने कुछ भारी चीज़ उठा ली थी, मैंने कुछ अजीब सा खा लिया था तो वो उसकी एसिडिटी होगी। तो वो 3 दिन तक सिर्फ एसिडिटी ट्रीटमेंट करा रहे थे, ना उन्होंने ECG किया ना उन्होंने आगे के इन्वेस्टिगेशन किए। जब वो सीवियरिटी बढ़ गई तो वो हमारे पास आए तो हमने देखा कि उसको एक्यूट हार्ट अटैक था, सीवियर अटैक, जिसमें जान जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। वो हमारे पास आए, उनको हमने एडवाइस किया हार्ट अटैक बढ़ा है, तो हमने उसको एक इमरजेंसी थी तो हमको थ्रोम्बोलाइसिस किया। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब जो आपका क्लॉट आपकी वेन में फंसा हुआ है उसको तोड़ने के लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं और उसको हम प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस, ताकि वो क्लॉट खुल जाए और खून बहने को कुछ रास्ता मिल जाए ताकि पेशेंट की जान बच जाए। सबसे कॉमन सिम्टम्स मैं कहूँगा चेस्ट पेन है, जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं कि ये तो एसिडिटी होगा। आप ऐसा मत कीजिए, एसिडिटी जैसे भी हो, चेस्ट पेन हो तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल, ECG करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। दूसरा एक कॉमन लोगों में जो धारणा है कि मुझे अगर लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन ही होगा तो ही हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट्स राइट साइड चेस्ट पेन लेके आते हैं, इवन दे हैव मेजर हार्ट अटैक्स। तो आप सेल्फ डायग्नोस मत कीजिए, जो हम कहते हैं आजकल की गूगल नॉलेज जो कहते हैं बहुत लोग, आप सेल्फ डायग्नोस मत कीजिए। आपको कहीं पे भी चेस्ट पेन है, इवन बैक पेन भी है आपको, लेकिन आपको सीवियर लग रहा है तो आप सबसे पहले अपना ECG करवाइए। सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है स्वेटिंग, घबराहट, विदाउट एनी रीज़न पसीना आना, बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना। वेदर वाइज स्वेटिंग कॉमन बात है, लेकिन आप रिलैक्स कर रहे हो, अपने रूटीन काम है और एकदम प्रोफ्यूज स्वेटिंग आ रही है तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। घबराहट होना, पाल्पिटेशंस होना, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट की धड़कन बढ़ जाना,
ऐसा लगना कि अनईजीनेस हो रहा है, कुछ तो मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये सिम्टम्स होते हैं बेसिक हार्ट अटैक के। हार्ट फेलियर कब होता है? जब आपका हार्ट अटैक हो गया हो या किसी का हार्ट डैमेज हार्ट अटैक से हो चुका है। ऐसे केसेस में जब हार्ट डैमेज होता है तो उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम हमारे इसमें मेडिकल इसमें हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो अराउंड 60% होता है। फंक्शन मतलब हार्ट का एक्शन क्या होता है? पंपिंग। जब हार्ट पंपिंग करता है तो ब्लड फ्लो आगे जाता है, बॉडी में फैलता है। तो ये पंपिंग की कैपेसिटी जब कम होती है, मैं कहूँगा 60% एंड अबव नॉर्मल होता है, डिपेंडिंग अपॉन माइल्ड मॉडरेट सीवियर, इसकी पंपिंग कैपेसिटी घटती है। जब ये कैपेसिटी बिलो 30% चली जाए तो हम उसको कहते हैं सीवियर हार्ट डिसफंक्शन। ऐसे इस केसेस में हार्ट फेलियर होता है। तो हार्ट फेलियर में सिम्टम्स आप कैसे जानोगे? सपोज़ रूटीन आप काम कर रहे हो, जो आप काम पहले इजीली कर सकते थे, अब उस काम करने में दिक्कत आ रही है, सांस फूल रही है, आपके पैरों में सूजन आ रही है। पैरों में सूजन बहुत कॉमन है, जिसे हम पेटल एडिमा कहते हैं। घबराहट होना, सीढ़ी चढ़ना, जैसे नॉर्मल लोग हम सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले मैं 5 सीढ़ी चढ़ पाता था, अब नहीं चढ़ पा रहा हूँ, तो मतलब मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ हार्ट फेलियर। दूसरा होता है घबराहट होना, बॉडी में सूजन आना, फेस पे सूजन आना। ये सब चीज़ें संकेत देते हैं कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है। जी, जैसे कि युवाओं का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है कि युवाओं को ज़्यादा हार्ट फेल की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसे कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि एकदम सुनने को भी मिला है कि युवाओं जो है काफ़ी ज़्यादा खुद को हेल्थ कॉन्शियस के तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज कर रहे, जिम कर रहे, तो वो प्रेशर भी उनको वो होता है। तो ऐसे भी सुना है कि यूपी बिहार में भी ऐसे एक्सरसाइज करते वक्त किसी लड़के की जान चली गई, उसको बाद में पता चला कि हार्ट अटैक आया था। तो क्या आप युवाओं को बताना चाहोगे कि अगर सीवियर आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको क्या किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए करते वक्त? ये कैसा होता है, युवाओं में अभी ये परसेंटेज बढ़ा है। आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा, कुछ सेलिब्रिटीज़ जो प्रॉपर जिम करते थे, लाइफस्टाइल करते थे, उनमें भी हार्ट अटैक आए हैं। तो हार्ट अटैक का हमको बेस समझना होगा। सबसे पहले होता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। अगर आपकी फैमिली में मदर को, फादर को, ग्रैंडफादर को एक बड़ा हार्ट अटैक आ चुका है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ हो चुका है, हाइपरटेंशन हो चुका है, देन यू आर एट रिस्क, क्योंकि ये फैमिलियल चलता है। जेनेटिक फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। सपोज़ कोई एक बंदा है जिसमें फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मतलब किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दूसरा जो उसका बंदा दोस्त है, उसके फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो जो जिसकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस डबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है। सेकंड फैक्टर जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल, आपके डाइटरी हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बहुत सारे काम बैठे बैठे करना, एक्टिव ना होना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा डाइटरी फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। एक और जो मेन फैक्टर है वो है स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस कैसा ऐसा फैक्टर है कि जो दिखाई नहीं देता। बहुत लोग स्ट्रेस के वजह से अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, या फिर उनका जो मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब होते रहता है। तो ये ऐसे लेवल में होता क्या है कि बॉडी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो आपके हार्ट को, आपके अदर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हार्ट को मेन अफेक्ट करता है। हार्ट को कर सकते हैं, ब्रेन को कर सकते हैं। जो हार्ट की रक्त धमनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें कैसा होता है कि नॉर्मल वेसल में ब्लड फ्लो होता रहता है। अब जब भी आपके लाइफस्टाइल बोलो या फिर आपके स्ट्रेस की वजह से बोलो, ब्लड में जो फैट्स होते हैं या फिर कुछ जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, वो वहाँ वेसल्स में डिपॉजिट होते जाते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल कहूँगा कि वेसल का साइज़ आपका है 2 सेंटीमीटर है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल बोलो, फैट जमा होते जाएगा, उसका डायमीटर कम होते जाएगा। जो ब्लड फ्लो की फ्रीक्वेंसी है या फिर जो कैलिबर है वो कम हो जाएगा। जो ब्लड फ्लो पहले इजीली जाता था वो कम हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे होते वो एक टाइम आएगा कि 100% ब्लॉक हो जाएगा, आपका पूरा वो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो उसका आपका हार्ट का टिश्यू डैमेज होगा, और टिश्यू डैमेज हुआ तो आपका हार्ट अटैक आएगा। जी। महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो महिलाओं ने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डायग्नोस किस तरह से किया जाता है? कैजुअल पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो तो इक्वली है। लाइफस्टाइल महिलाओं में एज़ कम्पेयर टू मैन प्रिवेलेंस कम है, लेकिन आजकल हो रहा है।
जैसे एक कॉमन चीज़ ये भी है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूजेस, वो भी एक कारण है कि ये आपके हार्ट अटैक के प्रमाण को बढ़ाती है। हर एक में नहीं करती, लेकिन ये जो ओसी पिल्स होते हैं वो भी एक थ्रोम्बोजेनिक होते हैं, मतलब जो क्लॉट को बढ़ाने के काम करते हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं में भी ये हार्ट अटैक के कारण बढ़ रहे हैं। जी, आए दिन सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक से कोई सेलिब्रिटी मरा है, कोई आम इंसान मरा है, तो फिर भी लोगों को पता है कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर बीमारी है, फिर भी वो उसमें सावधानियां नहीं बरतते हैं। तो आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि हार्ट अटैक जो है या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, आप उसको किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आपकी जो बेस है, आपका फैमिली हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी फैमिली में डेफिनेटली डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट वाले पेशेंट्स हैं, तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशियस मतलब आपको रेगुलर लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल मैनेज करने पड़ेंगे, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाइए। आज भी युवाओं में थोड़ा सा ये है कि धारणा है कि रूटीन चेकअप हमको कराना है तो 50 के बाद, 50 ईयर्स के बाद। ऐसा नहीं, एटलीस्ट अपना ईयरली में एक बार तो कराइए। वंस यू क्रॉस, आइडियली तो सब एज में करना चाहिए, वंस यू क्रॉस 20-25 यू शुड गो फॉर रूटीन हेल्थ चेकअप। एक साल में होता है, कुछ ज़्यादा कुछ खर्चा होता नहीं है, रूटीन चेकअप कराइए। और सबसे मेन ज़रूरी है सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि आपको सिम्टम्स आते हैं, घबराहट, पेन, लेकिन आप अवॉइड क्यों करते हो कि नहीं मामूली होगा, मुझे कुछ हो नहीं सकता, इतनी यंग एज में मुझे क्या होगा। ज़्यादातर रहता है कि वो थोड़ा सा भी आगे चला के तो इग्नोर कर देते हैं। आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आप प्रॉपर हॉस्पिटल जाइए, उसको इन्वेस्टिगेट तो कराइए। आप जनरल हॉस्पिटल में ECG भी कराने जाएंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट आप सिक्योर हो जाएगा अपनी तरफ से। तो सबसे मेन चीज़ है कि सिम्टम्स को इग्नोर कभी नहीं करना है। सिम्टम्स हुए तो तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और अगर कोई इसकी दवाइयाँ ले रहा है तो दवाइयों को प्रिकॉशंस किससे लेनी चाहिए और कब चेंज करना चाहिए? मतलब डॉक्टर से सलाह कितने महीनों का ऐसा पीरियड रहता है जब दवाई आपको चेंज करनी चाहिए? आइडियली तो दवाई चेंज का डॉक्टर ही बताएगा कि कैसा करना चाहिए, और वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे भी। अगर आपके सिम्टम्स क्रॉनिकली प्रोग्रेसिव है तो दवाई बढ़ानी पड़ती है, प्रोग्रेसिव नहीं है, सिम्टम्स स्टेबलाइज हो रहे हैं तो उससे डॉक्टर दवाई कम भी करता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस। आपका प्रोग्रेस कैसा है, आपका डायबिटीज़ लेवल, आपका हाइपरटेंसिव लेवल कैसे है, उस हिसाब से दवाइयाँ कम ज़्यादा होती है। जी, तो हार्ट डिजीज़ में हेल्थ इंश्योरेंस कितना आवश्यक रहता है? बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, कल हमारी जो पेशेंट आई थी, शी वॉज ए केस ऑफ एक्यूट मतलब सीवियर अटैक था। उनको हमने थ्रोम्बोलिसिस किया। थ्रोम्बोलिसिस के भी इंजेक्शंस, जो स्पेसिफिक इंजेक्शन आजकल जो आते हैं, एक टेनेक्टिव प्लेस करके आता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, अराउंड 38,000 35,000 हॉस्पिटल का स्टे, खर्चा। तो आप देखिए एक अटैक में ही पेशेंट को मोटा मोटा 50-60,000 खर्चा हो जाता है। यही चीज़ अगर इंश्योरेंस में होती तो आपको पूरा चीज़ कवर हो जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का अवेयरनेस सच में बढ़ना चाहिए। आप ये मत समझिए कि मैं यंग हूँ तो एक लेवल के बाद इंश्योरेंस ले लूँगा, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम देना वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इंश्योरेंस फॉर यू, कभी भी इमरजेंसी में काम आता है और इंश्योरेंस डेफिनेटली सबको लेना ही चाहिए। जी, तो अगर हार्ट डिजीज़ को रोकने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आप मैसेज क्या देना चाहोगे आप? इसके रोकने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल पे ही ध्यान देना है। लाइफस्टाइल एंड डाइट, यही है बेस कारण आपके हार्ट डिजीज़ बढ़ने का। आपकी आदतें, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस लेवल्स, इनको जितना कंट्रोल करोगे, देखो कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव फैक्टर एक ही है, जो फैट जमा हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, जो वेसल्स ब्लॉक हो रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं? आपके बिगड़े हुए लाइफस्टाइल से, आपके बिगड़े हुए डाइट से। अगर बॉडी को नरिशमेंट अच्छा मिलेगा, बॉडी की नीड्स प्रॉपर फुलफिल होगी, बॉडी को नींद अच्छी मिलेगी, तो बॉडी अपना काम अच्छे से करेगी। हार्ट को भी, हार्ट पंपिंग करता है, 24 आवर्स पंपिंग करता है, उसको भी कुछ रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी के हर अंग को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सोने की आदतें जो पहले रूटीन हुआ करती थी 6-7 बजे तक, आज 12-1 बजे, खाने का टाइम चेंज हो चुका है। तो आपको बेस सुधारना है। ये बेस सुधरेंगे तो आपकी हार्ट अटैक जो होने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जी,
थैंक यू डॉक्टर, अपने हार्ट डिजीज़ के सिलसिले में बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर पंकज ने। और आप लोगों को अगर ऐसे बीमारी अगर आपको हुई है, आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आके डॉक्टर पंकज जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जो बीमारी है काफ़ी घातक हो सकती है और ये जानलेवा भी है। बहुत से ऐसे जो पेशेंट्स है, हालांकि प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी उन्होंने खासा ध्यान नहीं दिया, फिर भी उनकी जान इसमें गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर लाइफ लॉन्ग जीवित रहे और आप अच्छी हेल्दी लाइफ जीवित रहे, तो आप ज़रूर अपने ये हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को इग्नोर मत करें। और अगर आपको हार्ट डिजीज़ का अगर कोई भी अगर ऐसा इशू लग रहा है, तो आप डॉक्टर पंकज से कंसल्ट कर सकते हैं। उनके हॉस्पिटल में आकर आप एक बार चेकअप करा सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.